तो यानी इस धरती पर जब जीवन बना तो वो धरती से तो नहीं बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही सबसे पहले एलियंस हैं? जो पानी हम देखते हैं समुद्रों में, जो पानी है, जो पानी हम पीते हैं, ये सारा पानी कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स नाम के मीटियोराइट्स कभी 4 बिलियन साल पहले धरती पर छोड़ गए थे। कि इस धरती पर वो कुछ भी अवेलेबल नहीं था जिससे कि जीवन की उत्पत्ति हो सके। 450 करोड़ साल पहले जो हमारा सूरज है वो आज के मुकाबले सिर्फ 70% ही एक्टिव था। दोस्तों, इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी काफ़ी थ्योरीज हैं और नासा के एम्स रिसर्च सेंटर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने काफ़ी रिसर्च करी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने तो एक पूरा प्रोजेक्ट ही फंड कर दिया था यह जानने के लिए कि क्या सही में ये जो कॉमेट्स और मीटियोराइट्स होते हैं ये धरती पर कुछ सामान डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस बात को माना जाए, जो रिसर्च के आउटकम उनको माना जाए, तो सबसे बड़ी जो एक रहस्यमय गुत्थी सोल्व होकर सामने आती है वो यह है कि इस धरती पर वो कुछ भी अवेलेबल नहीं था जिससे कि जीवन की उत्पत्ति हो सके। जो कार्बन इस धरती पर आया था वो धरती के कोर में आयरन के साथ रिएक्ट होकर कोर में ही रह गया। इस धरती के ऊपर जो पानी है वो खुद का नहीं है। जो पानी हम देखते हैं समुद्रों में, जो पानी है, जो पानी हम पीते हैं, ये सारा पानी कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट नाम के मीटियोराइट्स कभी 4 बिलियन साल पहले धरती पर छोड़ गए थे। इस धरती के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कुछ भी इस वक्त है, जो हम यूज करते हैं, यह सब कुछ बाहर से कुछ कुरियर सर्विस, मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, इनके थ्रू यहां पर लाया गया है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि धरती पर जीवन उत्पत्ति के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स एनर्जी का है, यानी हमारा सूरज, तो जो समय हमने बांधा है कि किस समय धरती पर जीवन बना था, जो कि तकरीबन आज से 430 करोड़ साल पहले की टाइमलाइन है, उस वक्त सूरज की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आज के मुकाबले वो सिर्फ 70% अपनी एनर्जी देता था। अब ये बात कैसे पता चली? तो नासा के ही केपलर मिशन ने तकरीबन 1 लाख स्टार्स को जब ऑब्जर्व किया तो उस डेटा को एक्यूमुलेट किया गया। उस डेटा को जब पढ़ा गया और जब उसी डेटा को हमारे सूरज के ऊपर लगाया गया, क्योंकि ये भी तो एक स्टार है, तो यह पता चला कि अगर हम समय में पीछे जाते हैं तो आज से 450 करोड़ साल पहले जो हमारा सूरज है वो आज के मुकाबले सिर्फ 70% ही एक्टिव था। यानी हमारे पास एनर्जी की भी कमी है, हमारे पास ना कार्बन है, ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है, ना नाइट्रोजन है, ना ही हमारे पास पानी है। तो यानी इस धरती पर जब जीवन बना तो वो धरती से तो नहीं बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही सबसे पहले एलियंस हैं? दोस्तों, मैं हूं तो ना मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम इसी गुत्थी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और हमारे पास जो एविडेंसेस हैं, जो थ्योरी का प्रिडिक्शन है, वो ये कहता है कि 430 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। हमारे पास इसका जो सबूत है फॉसिल की फॉर्म में वो 370 करोड़ साल पुराना है, लेकिन कुछ पत्थरों के अंदर, जिनको हम जिरकॉन कहते हैं, उनके अंदर वो एलिमेंट्स जिनसे जीवन बनता है उनके कुछ सबूत मिले हैं और वो सैंपल 410 करोड़ साल पुराना है। यह माना जाता है कि जो 430 करोड़ से 370 करोड़ साल के बीच का समय था, उस वक्त इस धरती पर काफी बार जीवन बना और खत्म भी हुआ। लेकिन दोस्तों, कोई भी ठोस पक्की थ्योरी इसका अभी तक जवाब नहीं दे पाई। अब हम बात करते हैं कि लाइफ बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, लाइफ बनने के लिए हमें चाहिए एक एनर्जी सोर्स, तो हमारे पास सूरज है। हमें चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ एलिमेंट्स हमें चाहिए जो आज हमारे पास हैं। लेकिन क्या आज से 450 करोड़ साल पहले ये हमारे पास ऐसे ही अवेलेबल थे जैसे अभी हैं? और हमें चाहिए पानी। धरती पर कितना पानी था आज से 400 करोड़ साल पहले? अब ये जो सारे सवाल हैं, इनके जब जवाब ढूंढने निकलते हैं तो बहुत ही अजीबोगरीब से रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हमारे सूरज की। तो नासा का केपलर मिशन 2009 में लॉन्च हुआ। उसने 1 लाख के आसपास स्टार्स को ऑब्जर्व किया, काफी एक्सोप्लैनेट्स को भी सर्च आउट किया, और उस डेटा को जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने उठाया और उस डेटा को जब हमारे सूरज के ऊपर मॉडल लगाया, उस डेटा का कि भाई देखें हमारे सूरज की क्या सिचुएशन रही होगी, किस स्टार से कंपेयर हो सकता है, तो जो बात खुलकर सामने आई वो यह थी कि जो हमारा सूरज है उसके लिए एक पैराडॉक्स है। और जो पैराडॉक्स है वो ये कहती है कि हमारा सूरज जो है वो एक यंग फेंट स्टार था।
यानी एक जवान सितारा लेकिन बड़ा ही फेंट यानी एनर्जी में कम। और ये बात तो केपलर मिशन से पहले कार्ल सैगन जैसे महारथियों ने भी उठाई थी। अब ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स का ये कहना है कि अगर शुरुआत के दौर में जब इस धरती पर जीवन बन रहा था, यानी आज से 430 करोड़ साल पहले, अगर हमारा सूरज एनर्जी में सिर्फ 70% था आज के मुकाबले, तो फिर जो पानी उस वक्त रहा होगा वो तो बर्फ की फॉर्म में रहा होगा। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि एक मॉडल जो है जिसको हम कहते हैं उरे मिलर एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर ये देखा गया कि अगर हम थोड़ा सा मीथेन लेते हैं, थोड़ा सा अमोनिया लेते हैं, वाटर वेपर्स को लेते हैं, एक डब्बे में बंद करते हैं और बिजली के झटके मारते हैं, तो अमीनो एसिड बन जाता है। यानी अगर हमारी धरती एक समय में मीथेन और अमोनिया से भरी हुई थी और खूब सारा पानी वेपर की फॉर्म में था, तो हो सकता है ना सूरज की रोशनी से जो झटके लग रहे हो बिजली के, उससे जीवन बन गया हो। अब यहां पर दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरा मॉडल जब और तह तक हमने सर्च करी, वो ये कहता है कि शुरुआत के दौर में धरती पर मीथेन और अमोनिया नहीं था, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड था। अब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, उतनी एनर्जी से जितनी एनर्जी से अमोनिया और मीथेन रिएक्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त हमारा जो सूरज था वो तो एक यंग फेंट स्टार था, तो फिर एनर्जी आई कहां से? तो जब केपलर मिशन के डेटा को पढ़ा गया तो उस डेटा से एक बहुत ही मन को सुकून देने वाली बात पता चली। वो बात यह थी कि हमारा जो सितारा है, हमारा जो सूरज है, जब ये जवान हुआ करता होगा, यानी आज से करोड़ों साल पहले, इसके अंदर एक ऐसा फिनोमेना हर 10-15 दिन में हो जाता था जो आज की तारीख में 100 साल के गैप पे भी नहीं होता। उसको कहते हैं सुपर फ्लेयर्स। वो जो सुपर फ्लेयर्स हैं वो बेइंतहा एनर्जी को लेकर सूरज से धरती की साइड आते होंगे। अब अगर ऐसा फिनोमेना हर 10-15 दिन में हो रहा है तो शायद वही एनर्जी जो आती होगी वही वो बिजली के झटकों का काम करती होगी और उसी ने नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाकर अमीनो एसिड बना दिया होगा। तो हम अगर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट को हाई एनर्जी देते हैं, जो कि हमारे सूरज के सोलर फ्लेयर्स, सुपर फ्लेयर्स दे देते थे, तो हम एनर्जी से, और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और पानी मीटियोराइट से आया, उनको हम कहते हैं कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। तो कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट मीटियोराइट्स लेकर आए थे हमारे पानी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सूरज की गर्मी। चलो भाई, लाइफ बन गई, अमीनो एसिड हमारे पास बनकर उससे जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब दूसरा सवाल, कार्बन और नाइट्रोजन धरती पर कहां से आए होंगे? क्योंकि अगर हम सोलर नेबुला की बात करते हैं जिससे पूरा सोलर सिस्टम बना, तो उस वक्त कार्बन और नाइट्रोजन को उस फॉर्म में अवेलेबल होना जिस फॉर्म में वो रिएक्ट करके एक अमीनो एसिड या एक लाइफ फॉर्म बना सके, उसकी संभावना काफी कम हो जाती है। हमें कैसे पता? तो नासा के एम्स रिसर्च सेंटर ने और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च करी। उनने एक सिमुलेशन किया। वो सिमुलेशन जो है वो ये बोलता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास सोलर नेबुला है, तो उस सोलर नेबुला से जब प्लैनेट्स बनेंगे तो हमें यह देखना है कि कार्बन नाइट्रोजन जो है ये उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये रिएक्ट कर कर अमीनो एसिड बना सके, कहां मिलेंगे। अब उनने जब इस सिमुलेशन को किया तो उन्हें पता चला कि यह प्लैनेट्स पे होना इम्पॉसिबल है, ये कहीं दूर दराज के आईसी ग्रेन्स में हो रहा होगा। ये आईसी ग्रेन्स बोले तो, आईसी ग्रेन्स बोले तो मीटियोराइट्स। अब वो जो मीटियोराइट्स हैं, वो जो कॉमेट्स हैं, उनके ऊपर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उस फॉर्म में अवेलेबल होंगे जो कि हमारे काम आ सकते हैं जीवन बनाने के। लेकिन ये मिलेंगे कहां? ये हमें मिलेंगे सोलर सिस्टम की एजेस पे, यानी बाहरी सतह पर मिलेंगे। लेकिन धरती तो बाहरी सतह पर नहीं है, तो फिर ये वहां तक पहुंचे कैसे? तो चलो मान लेते हैं भाई भागते दौड़ते आए और धरती से आके टकरा गए। अब दूसरी बात, इनको बनने के लिए ये जो सैंपल्स हैं, इनको बनने के लिए जो अमीनो एसिड बनते हैं, जो कॉमेट्स के ऊपर मिलते हैं, जो एस्टेरॉइड्स के ऊपर मिलते हैं, जैसे कि रिसेंटली अगर हम बात करें तो हायाबुसा नाम का एक मिशन गया था जापान का, रयूगु नाम के एक एस्टेरॉइड पर। वहां से वो जो सैंपल लाए उसके अंदर उनको ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिले, यानी एस्टेरॉइड्स पे अमीनो एसिड बनते हैं।
लेकिन सवाल वही आ जाता है, अगर ये अमीनो एसिड्स और ये कॉमेट्स जो हैं ये अगर सोलर सिस्टम में सूरज से बहुत दूर कहीं शुरुआत में बने थे तो वहां तक इतनी एनर्जी कैसे पहुंची? क्योंकि इनको तो एनर्जी चाहिए सब प्रोसेस होने के लिए। तो अब वो जो सिमुलेशन था एम्स रिसर्च सेंटर का और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, वो ये कहता है कि भाई टर्बुलेंस बहुत रहा था उस वक्त, और वो जो टर्बुलेंस था उसने बाय द स्ट्राइक ऑफ लक या फिर चांस की बात में आप ये कह दो कि कभी ना कभी इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को एक्सपोज कर दिया था उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए जो कि सूरज से आ रहा है, जिसने इन रिएक्शंस को करवाया होगा। अब ये जो बात है दोस्तों, इसके ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हम बेनू पे गए थे और इसे रेक्स मिशन हुआ, सैंपल लेके आए गए, क्या मिला? खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर और पानी। अब हम जाने वाले हैं एक और एस्ट्रॉइड के ऊपर जिसका नाम है साइकी 16। अब साइकी 16 जो है वो एक अलग टाइप का एस्ट्रॉइड है, वो मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, यानी वो यह माना जाता है कि एक प्लेनेट जब बन रहा था अचानक उससे कोई दूसरा एस्ट्रॉइड आके टकराया और उसके बाहर की लेयर को तो अपने साथ लेके उड़ गया, अंदर का कोर बच गया, तो वहां पर मेटल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जब जितने भी सैंपल्स हमने एस्टेरॉइड से निकाले या कॉमेट से निकाले, खासकर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट की कैटेगरी के जो भी हमने एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स को एक्सप्लोर किया, हमें वहां पर खूब सारा पानी मिला, हमें वहां पर खूब सारे अमीनो एसिड्स और कार्बन की ऑर्गेनिक फॉर्म मिली है, और यह बात की पुष्टि हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम ही वही एलियन है, क्योंकि देखिए 3 चीजें हमने देखी। हमें चाहिए सोलर एनर्जी, एनर्जी के लिए हमने देखा हमारे पास एक फेंट यंग स्टार का पैराडॉक्स था, लेकिन उसको जो है केपलर मिशन की मदद से हमने रिजोल्व कर दिया। हमें चाहिए थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड्स, तो वो भी हमने देखा कि वो जो सारी चीजें हैं वो हमें मीटियोराइट से मिल गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये जो मीटियोराइट्स हैं, जो कॉमेट्स हैं, जब ये धरती पर आकर टकराए होंगे तो क्या इनमें इतना जो लेफ्ट ओवर सामान होता वो इतना बचा होगा कि वो डिलीवरी यहां तक दे सके? भाई कुरियर सर्विस है, लेकिन आपको पूरा एटमॉस्फेयर अगर क्रॉस करके आना है, दूर रास्ते से आना है, आप हाई एनर्जी पर आ रहे हैं, तो आप रास्ते में ही जल के खत्म नहीं हो गए होंगे। तो उसके लिए हुआ ये दोस्तों कि यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक प्रोजेक्ट को फंड किया, और उस प्रोजेक्ट में बस यही चेक किया गया कि अगर हम एक सैंपल लेते हैं, एक मीटियोराइट या एक कॉमेट को लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर वो धरती से आके टकरा रहा है तो कितने चांसेस होंगे कि उसके ऊपर जो सैंपल का हमने ऑर्गेनिक मैटर रखा है, या हमने उसके ऊपर अगर कोई आईसी ऑफ ग्रेन है, आईसी बॉडी है, तो उसके ऊपर कुछ बचेगा भी है, वो धरती के ऊपर आके टकराएगा, या कुछ भी नहीं बचेगा। और उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके सिमुलेशन से, उनके रीरन जो उनने करे, उन सब से उनको ये पता चला कि देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा पास्ट में हुआ होगा। तो हमने यह भी कंफर्म कर दिया कि यही ये जो कॉमेट्स हैं, ये जो मीटियोराइट्स हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो आकर टकराए होंगे कभी धरती से या कभी धरती पर आकर गिरे होंगे, यही पानी लाए थे, यही कार्बन लाए थे, यही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब कुछ यही लाए थे। क्योंकि धरती के ऊपर जो भी कार्बन रहा होगा वो धरती के कोर में इस वक्त आयरन के साथ किसी कंबाइंड फॉर्म में होगा, वो धरती के एटमॉस्फेयर पे मिलने के चांस नहीं है उसके। तो 2 बात तो हो गई। अब आता है तीसरी कि क्या हम ही असलियत में एलियन हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हार्वर्ड की एक रिसर्च है, वो रिसर्च यह प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले कुछ बिलियन सालों में इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ऐसे फूटेगा जैसे कि एक बड़े मैदान में वीड्स निकल आते हैं। लेकिन वो सब होने में कुछ बिलियन साल लगेंगे, और कुछ बिलियन साल की ही हमारे सूरज की जिंदगी बची है। यानी हम एज एन अर्थ और सोलर सिस्टम जो है वो अपना स्टार खो चुका होगा, तो हम भी खत्म हो चुके होंगे। लेकिन उस समय के बाद जो है इस यूनिवर्स में लाइफ प्रस्फुटित होगी, लाइफ शुरुआत होगी लाइफ की अलग अलग बहुत सारी जगहों पे। कितनी जगहों पे? बिलियंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स पे। अब यह कौन बताएगा कि देयर आर बिलियंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट? तो दोस्तों ऐसा है कि ये एक प्रिडिक्शन है कि जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसा सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ऐसे ही अर्थ जैसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होंगे। अगर हम जुपिटर जैसे एक बड़े प्लैनेट के यूरोपा जैसे मून को इग्नोर कर दें तो क्यों? क्योंकि रिसेंटली यूरोपा के ऊपर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेस मिले हैं, और वहां पर तो तकरीबन 60 किलोमीटर मोटी जो परत है, बर्फ की परत है, उसके नीचे जो सॉल्टी ओशियंस हैं, वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं लाइफ की कि जहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है। तो हम ऐसे मून्स को हटा दें
तो भी हमारे पास करोड़ों धरती जैसे प्लेनेट है जहां पर लाइफ बन सकती है। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि उस प्रिडिक्शन में ये है कि बिलियन ईयर्स के अंदर, लेकिन बिलियन ईयर्स के अंदर तो जो हमारा सूरज है, ऐसे स्टार बिलियन ईयर की लाइफ ही तो लेके आते हैं। भाई 10, 15, 20 बिलियन ईयर की अगर आपकी जिंदगी है तो आपका स्टार ही अगर खत्म हो गया तो फिर कैसे बनेगी जीवन। तो दोस्तों उसके लिए एक और रहस्यात्मक चीज इस ब्रह्मांड में है जिनको हम कहते हैं रेड ड्वार्फ्स। रेड ड्वार्फ्स जो हैं वो हमारे सूरज के मुकाबले काफी छोटे स्टार्स होते हैं। अब सिंस वो छोटे होते हैं इसलिए उनका द रेट ऑफ कंजम्पशन, जो फ्यूल वो खा रहे हैं वो भी कम होता है। तो वो हमारे सूरज के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो यह माना जाता है कि आने वाला कुछ करोड़ों साल बाद का भविष्य ऐसा होगा, जो हार्वर्ड की रिसर्च प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले कुछ करोड़ों साल बाद के भविष्य में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि इस ब्रह्मांड की करोड़ों धरतियों पे करोड़ों तरीके की लाइफ फॉर्म आ रही होगी, जिसके अंदर जो खूब सारे रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं वो जीवन को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जब ऐसा हो रहा होगा तब तक हमारा सूरज मर चुका होगा, यानी हम तब तक, धरती तब तक खत्म हो चुकी होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब उस आने वाले फ्यूचर में जब वो एलियन लाइफ्स बनेंगी या फिर जब लाइफ फॉर्म बनेंगी उनके लिए हम ही एंशियंट एलियंस कहलाएंगे। तो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही वो एलियन हैं जिनको हम ढूंढना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, और अगर इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो एज अ मेंबर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तुमको और भी बहुत सारे लिंक मिलेंगे, ट्विटर के, लिंक्डइन के, इंस्टाग्राम के, जहां चाहो वहां फॉलो कर लेना सोशल मीडिया पे। स्टे कनेक्टेड दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।